चेक शुरू हो गया क्या? लाइव हो गया? ओके आई थिंक आई एम लाइव. ओके लेट्स स्टार्ट. A very good morning to all of you all. तो कल हमने सक्सेसफुली यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज किया था. अब आज हम लोग बढ़ेंगे आगे. बेटा आपका फोन अंदर रख दीजिए. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. So you all know the rules of the class. Firstly, everyone please sit straight like good children. Your eyes and ears should be open and your only focus should be on the revision part. Or you'll have to keep your books in front of your eyes. Revise with me. जो भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट जा रहा है, याद नहीं आ रहा है, कुछ गलत जवाब आपने दे दिया, प्लीज मार्क दोस कॉन्सेप्ट देयर एंड देयर इटसेल्फ, बिकॉज नाउ यू नो आपका जो प्रेपरेटरी लीव है, अभी भी आपको काफी समय है, 2 महीने का समय रहेगा रिविजन के बाद भी प्रेपरेटरी लीव के लिए. उन 2 महीनों में यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स विच आर योर वीकनेसेस. आपकी स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, बट वीकनेसेस को भी एटलीस्ट आपको 8 पार तो लाना जरूरी है. ओके, तो वी डोंट वांट टू लूज इवन अ सिंगल मार्क बिकॉज यू नो ऑफ आवर सिली मिस्टेक्स. वी आर मेकिंग अवेयर अबाउट वट एवर आर आवर स्ट्रेंथ्स and our weaknesses and we are going to plan our 2 months accordingly. हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट हमारे साइड से कि हम पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखो अगर आप 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ही आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको 70 प्लस या 60 प्लस मिले. अगर आप 60-70 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट यू कैन गेट एन एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक तो लॉ और बीसीआर दोनों का कॉम्बिनेशन है. And along with that, my subject is theoretical as well as your paper is subjective. It is not objective. कि एक सवाल दे दिया और 4 गोले दे दिए. सही या गलत? तो इसीलिए you have to be more cautious in the paper of law. और क्या ये possible है? The answer to this question is yes, it is possible. Okay? अगर आपने attentively class attend की है और अभी से भी अगर आप पढ़ना चालू करोगे, डोंट वरी, यू ऑल विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. हाँ, मैं ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आपको 70 या 60 प्लस मार्क्स मिलेंगे, बट ये फॉर श्योर है कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे इवन इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे. यू नो रियली कंसिस्टेंटली यू आर वर्किंग हार्ड फॉर द कमिंग 2 months. अगर ये आप कर लेते हो तो पॉसिबल है. समझ में आई बात? तो चलो शुरू करते हैं, आ जाइए. यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3, दिस टॉक्स अबाउट द अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो बेसिकली ये पूरा यूनिट जो है ये हमें इसी के बारे में बताता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे, कौन सी सारी चीजों का होना जरूरी है. हर एक एलिमेंट को
हम लोग बहुत डिटेल में ये यूनिट नंबर 3 में देखने वाले हैं। कल हमने यूनिट नंबर 1 और 2 रिवाइज किया था। 1 में हमने वैसे तो देखा था, एक समरी देखी थी कि सेक्शन 10 में बताया गया है कि ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, और सेक्शन 10 के अलावा भी देयर आर सर्टेन अदर एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट नाउ ओवर एंड अबव दैट, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इन द रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 3। सबसे पहले तो कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? कम से कम कितनी पार्टीज लगती है कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के लिए? 2। यही 2 पार्टीज या 2 से ज्यादा पार्टीज एज द केस में भी, क्या उनमें कैपेसिटी भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की? कब माना जाएगा दैट यू हैव the capacity to enter into a contract? When you are a major, sound mind and not disqualified by law. In short, अगर किसी माइनर ने या कोई व्यक्ति जिसका माइंड अनसाउंड है या कोई ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ, ही कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जनरल रूल है। बट नाउ हर तीनों में से तीनों पॉइंट को हम लोग देखने वाला है काफी डिटेल में। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, बोथ द पार्टीज शुड बी मेजर। इन शॉर्ट, अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कल के जैसे आप जानते हो रिविजन कैसे होने वाला है डिटेल में, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड देन यू गिव मी द आंसर्स। ओके, सबसे पहला पॉइंट तो कहता है, जनरल रूल कहता है, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ एंटर किया है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। इनफैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। रैटिफाई करना मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना। कल जाके ये माइनर मेजर बन गया, तो मेजर बनने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। बट नाउ अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, मतलब माइनर क्या है यहाँ पे? एक बेनिफिशियरी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल।
ओके चलो, सो देखो जनरल रूल जो है वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने माइनर के साथ एंटर किया है दैट इज वॉइड एब इनिशियो। बट यस, अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए एंटर किया है देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट माइनर मेजर हो गया, बट मेजर होने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट का रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट नल है। अगर ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट नल है, कानून के आंखों से देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं है बाद में आप उसको अप्रूवल कैसे दोगे? इसीलिए इवन आफ्टर द माइनर बिकम्स अ मेजर सच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रैटिफाइड। नाउ अगर आपने माइनर को कुछ नेसेसिटीज सप्लाई किए हैं जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो ये पैसा आप रिकवर कर सकते हो। बट माइनर इज नॉट गोइंग टू बी पर्सनली लायबल। उसकी जो एस्टेट्स है उससे आप ये पैसा रिकवर कर सकते हो। माइनर की क्या कभी कोई लायबिलिटी होती है? नहीं। देखो अगर माइनर की कभी कोई लायबिलिटी नहीं होती है, क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है? अब तो आपका पार्टनरशिप पढ़ के भी हो गया है, तो आप लोग मुझे जवाब दो, कैन यू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद अ माइनर? नो। बट अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म क्रिएटेड है, एग्जिस्टिंग फर्म में क्या आप माइनर को बेनिफिट्स के लिए ऐड कर सकते हो? यस। सो अ माइनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली टू शेयर द प्रॉफिट्स। Along with that, my dear friends, माइनर के बिहाफ पे आप श्योरिटी की तरह मतलब गारंटर की तरह एक्ट कर सकते हो। तो अगर कोई गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 लोग होते हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। वेरी गुड। कौन 3 लोग होते हैं? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। ये जो पर्टिकुलर डेटर है अगर ये माइनर है तो भी चलेगा। आप माइनर के बिहाफ पे गारंटी ले सकते हो, आप माइनर के बिहाफ पे गारंटी ले सकते हो। ये गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं साथ में सीए इंटर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पे मतलब कहाँ पे? सीए इंटर में। तो सीए इंटर में बहुत डिटेल में हम लोग इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे मैं वापस से रेफरेंस देने वाली हूँ कि डेटर अगर माइनर है तो भी ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, क्योंकि हमें चाहिए कि ये श्योरिटी और ये क्रेडिटर जो है दे शुड बी कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने अगर कोई जॉइंट प्रॉमिस दिया है, जॉइंट प्रॉमिस विद अ माइनर, ये जॉइंट प्रॉमिस जो आपने दिया है विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? यस। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? यस। फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल। तो अल्टीमेट लायबिलिटी तो वैसे भी प्रिंसिपल की है ना, तो वैसे भी अगर देखो माइनर ने अगर परफॉर्म कर लिया क्या बात है, बट अगर माइनर परफॉर्म नहीं भी करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बिहाफ पे कौन परफॉर्म करेगा? प्रिंसिपल परफॉर्म करेगा। हाँ, कल जाके अगर माइनर ने कुछ सिविल रॉन्ग किया है, सिविल रॉन्ग को कहते हैं अ टॉट, देन द माइनर कैन बी हेल्ड लायबल। तब वो ये नहीं कह सकता है कि मैं तो बालक हूं मुझे माफ कर दीजिए। सिविल रॉन्ग अगर वो करता है तो ही विल बी हेल्ड लायबल। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। अगर किसी माइनर ने अपने आप को फ्रॉड्यूलेंटली मेजर की तरह रिप्रेजेंट किया और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया और कल जाके कह दिया कि नहीं नहीं मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना है, देखो मैं तो बालक हूं, मैं तो माइनर हूं, तो अब माय डियर फ्रेंड्स ही विल बी एबल टू प्लीड हिज माइनॉरिटी एंड माय डियर फ्रेंड्स यस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिसाइंडेड। दो उसने फ्रॉड्यूलेंटली अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट किया, मतलब एक्चुअली तो गलती वो बच्चे की है क्योंकि उसने झूठ बोला है, बट फिर भी हम कहते हैं बच्चा है उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दिया जाएगा। ही विल बी एबल टू प्लीड हिज माइनॉरिटी। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटिंग टू अ माइनर। देखो हम माइनर के पॉइंट पे क्यों आए, क्योंकि सबसे पहले ये टॉपिक कहता है
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द पार्टी शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. उसका पहला पॉइंट कहता था कि यस द पर्सन शुड बी अ मेजर, मतलब माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने माइनर के साथ एंटर किया है, वॉइस मिसमैच हो रही है, चेक. Capacity to enter into a contract. Capacity to enter into a contract. कोई स्पैम कर रहा है शायद से. ये निखिल लड्ढा आपको ब्लॉक किया जा रहा है. क्लियर है, नो मिसमैच, वॉइस इज ऑल राइट. ठीक है, चलो. ओके चलो मुझे बताओ, अब मेरे सवालों को जवाब दो. जनरल रूल क्या कहता है? अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वही एप इनिश. बट अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माइनर को बेनिफिट मिल रहे हैं तब कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, माइनर जो है क्या वो एजेंट बन सकता है? माइनर ने अगर अपने आप को फ्रॉडुलेंटली मेजर की तरह रिप्रेजेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, बाद में क्या वो यही पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है? मतलब क्या ना, माइनर ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी. अगर माइनर ने कुछ सिविल रॉन्ग किया है, कुछ कांड किया है, तो क्या वो लायबल रहेगा? अच्छा, माइनर को अगर आप नेसेसिटी सप्लाई करते हो, क्या आप उससे ये पैसा रिकवर कर सकते हो? बट ही विल नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायब. क्या एस्टेट से ये पैसा लिया जा सकता है? अरे हाँ, है ना. माइनर मेजर बन गया, क्या रैटिफिकेशन पॉसिबल है? सो वो कॉन्ट्रैक्ट का कभी भी रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. अगर कोई भी जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने और मेजर ने एंटर किया है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? माइनर ने अगर अपना पेमेंट दिया, क्या बात है. अगर नहीं दिया तो आप पेमेंट रिकवर करोगे फ्रॉम दैट मेजर जिसने माइनर के साथ जॉइंट प्रॉमिस दिया था. हाँ या ना? Minor cannot become a shareholder by application and allotment method, or he cannot become a shareholder by subscribing to the MOA. मतलब फर्स्ट मेंबर कभी नहीं बन सकता है. बट अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है, वेरी गुड, एंड आर्टिकल्स ऑथोरिटी देता है, तो शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अ माइनर. देखो, एक, दो या कम से कम 7 लोगों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है. जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स. आप माइनर के साथ कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. बट यस, माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है आफ्टर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर मतलब सेल एंड परचेस. बट अब देखो, आप लोग जानते हो क्या माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में लायबल रहता है? नहीं. तो हम क्या चाहेंगे, अगर माइनर को आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, सच शेयर्स शैल बी फुल्ली पेड अप शेयर्स. क्योंकि एक बार आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है, क्या लायबिलिटी खत्म हो जाती है? अगर लायबिलिटी खत्म हो जाती है तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, माइनर की लायबिलिटी का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होएगा. तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं है. तो चाहे मेजर मेंबर बनाए या माइनर बनाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ राइट्स ही राइट्स मिलने वाली है टू दैट शेयर होल्डर. बोनस का राइट, राइट का राइट, डिविडेंड का राइट. हाँ, तो अगर राइट ही राइट मिल रहे हैं तो माइनर तो वैसे भी बेनिफिशियरी हो ही सकता है. सो शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अ माइनर, बट दीज शेयर्स शैल बी फुल्ली पेड अप शेयर्स और आर्टिकल्स में ऑथोरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट, द पर्सन शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड. साउंड माइंड का क्या मतलब होता है? ही शुड बी इन अ कैपेसिटी टू जज क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या एंजल है, क्या डेविल है. वैसे पोजीशन में वो रहना चाहिए.
तो तब कहा जाएगा आपका माइंड कैसा है, साउंड माइंड है। अब देखो, हो सकता है अ पर्सन इज परमानेंटली अनसाउंड माइंड, अ पर्सन इज परमानेंटली अनसाउंड माइंड। अगर पर्सन परमानेंटली अनसाउंड माइंड का है, he can never ever enter into a valid contract. बट कभी कभार कुछ लोगों का होता है ना, कभी कभार माइंड साउंड, कभी कभार माइंड अनसाउंड। सो जैसे कि अ लूनाटिक जिसको एपिलेप्टिक फीट्स का अटैक आता है, टेम्पररी अनसाउंड बट यूजुअली साउंड, ऐसा व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, बट ओनली व्हेन हिज माइंड इज साउंड। जब उसका माइंड अनसाउंड है तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। अ ड्रंकन पर्सन, तो हाय है वो, तो ऐसे समय पे आप उसके साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। बट ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति हर समय पे हाई पे ही रहता है ना। हो सकता है होली के दिन भांग वांग पी ली, 4-5 दिन बस मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो अब ऐसे केस में, ऐसे समय पे ही कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट यूजुअली ऐसा तो नहीं है कि हर बार कैसे घूम के आया है दुनिया, यूजुअली होश में रहता है। तो अब ऐसे केस में दैट टाइम ही कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट पॉइंट सेज कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन्स। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको लॉ मेकर ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ये लोग कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो ये कैसे लोग होते हैं, जैसे कि एम्बेसडर, अ कॉन्विक्ट, एन इंसॉल्वेंट पर्सन, अ फॉरेन सॉवेरेन, ये सब लोग जो होते हैं ये लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पीपल आर स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? नेक्स्ट हिस्सा, सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द पार्टी शुड हैव फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब तो मंजूरी होती है, ओके, और मंजूरी भी should be given on the same thing at the same क्या बोला मैंने? at the same time in the same sense, हाँ या ना? तो अब ऐसे केस में उसका एक लैटिन वर्ड है जिसको क्या कहते हैं? कंसेंसस। पहली बात तो कंसेंट होना जरूरी है, और ये कंसेंट जो है वो फ्री होना भी। योर कंसेंट will not be considered to be free if it is caused by क्या बात है, वेरी गुड। सो योर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड, विल नॉट बी वैलिड। आगे हम लोग पढ़ने वाले, इट इज गोइंग टू बी वॉइडेबल, बट पते की बात है वो वैलिड नहीं रहेगा अगर आपका कंसेंट फ्री। और लॉ मेकर कहते हैं यूजुअली कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। एक एक करके पांचों भी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले है कोर्शन। कोर्शन में क्या होता है? यू आर कमिटिंग और यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट दैट इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। यू आर कमिटिंग और यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट। तो हो सकता है आपने मर्डर नहीं किया है, बट आप गन पॉइंट पे किसी को प्रेशराइज कर रहे हो कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं की तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। सो यू आर थ्रेटनिंग, आप धमकी दे रहे हो, किया नहीं है आपने कुछ, तो या तो कर दिया है या तो आप करने की धमकी दे रहे हो। क्या करने की धमकी दे रहे हो या क्या किया है आपने? ऐसी कोई एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, जिससे या तो किसी पर्सन को नुकसान हो रहा है या तो किसी पर्सन के प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। उसको क्या कहते हैं? कोर्शन। क्या कहते हैं बोला तो? कोर्शन। यू आर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act that is forbidden by the Indian Penal Code, जिसके वजह से या तो अनलॉफुल डिटेनिंग हो रहा है
या थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी हो रहा है, या तो किसी पर्सन को नुकसान पहुंच रहा है, इसी को कहते हैं कोर्शन। कोर्शन में बेसिकली द प्रेशर इज फिजिकल प्रेशर है। किसी को किसी का खून कर देना, किसी को किडनैप कर लेना, सुसाइड के लिए थ्रेटन करना, बिकॉज कमिटिंग सुसाइड इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो डर के मारे बेचारा इंसान क्या करेगा, जान से तो ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे आपने कंसेंट दिया है, देखो आपने यहाँ पे कंसेंट दिया है कि ले ले भाई प्रॉपर्टी ले ले, बट मुझे कुछ मत कर। आपने कंसेंट दिया है, बट आपने कंसेंट फ्री होके नहीं दिया है, दिल से आपने हाँ नहीं बोला है। प्रेशर में आके बेचारा गन पॉइंट पे अगर वो कागज रखेगा तो ऑब्वियसली आप साइन ही करोगे, हाँ या ना। यहाँ पे आपने जो हाँ बोला है, यहाँ पे आपने दिलो जा से हाँ नहीं बोला है, फिजिकल प्रेशर में आके आपने हाँ कहा है, तो यहाँ पे आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है, और इसीलिए कहते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। तो अगर वैलिड नहीं होता है तो क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एबल। क्या होता है, वॉइड एबल, मतलब इट इज एबल टू बी वॉइड। कल ही हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखा था। एबल टू बी वॉइड मतलब यहाँ पे जो अग्रीव पार्टी है, जो दुखी आत्मा है, जिसके साथ गलत हुआ है, मतलब जिसको गन पॉइंट में हमने प्रेशर किया था कागज साइन करने के लिए, वो इंसान अगर चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। अगर ये इंसान चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। देखो अगर वो चुप रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ओनली इफ ही गोज इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड टेक्स एन एक्शन तो ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। यस और नो गाइस? नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, वैलिड रहेगा, हाँ या ना। कोअर्शन कैन बी एक्सरसाइज डायरेक्टली by the contracting party or even by a third party। डायरेक्टली भी एक्सरसाइज किया जा सकता है या तो थर्ड पार्टी भी कोअर्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। आपने किसी गुंडे वुंडे को अपॉइंट कर दिया थ्रेटनिंग करने के लिए, या तो आप डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हो, दोनों भी केस कोअर्शन में आता है। बट दैट इज नॉट द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज नॉट द केस ऑफ undue influence। Undue influence में first of all there is some sort of relationship that is existing between the parties। coercion में रिलेशनशिप हो भी सकता है, रिलेशनशिप नहीं भी हो सकता है, बट undue influence में तो जरूरी है that there is some sort of अरे इसी रिलेशनशिप का तो आपने गैर फायदा उठाया है। undue influence मतलब you are in a position to influence someone, you are in a position to influence someone, but आपने आपकी पोजीशन का गैर फायदा उठाया है। अरे हाँ या ना, उसी को कहते हैं एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। गैर फायदा उठाना मतलब ही अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू मतलब अनफेयर एडवांटेज उठाना। आप आपकी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो, फायदा उठा रहे हो मतलब आप उसका नुकसान पे अपना फायदा करवा रहे हो, आप उसके नुकसान पे अपना फायदा करवा रहे हो, उसी को कहते हैं अनड्यू एडवांटेज। आपको पता है वो इंसान आपको कभी मना नहीं करेगा, उसी चीज का आपने फायदा उठाया है। फायदा उठाना मतलब ही आप सेल्फिश बन रहे हो, आप पैसे को या वो कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो एज कंपेयर टू योर रिलेशनशिप। अरे हाँ या ना, इसी को कहते हैं एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये जो इन्फ्लुएंस हुआ है, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस इज बाय अ पर्सन हु हैज अ रिलेशनशिप विथ यू। ये रिलेशनशिप हो सकता है रियल और एपरेंट, मतलब ऑन द फेस हमें पता है। रियल एंड एपरेंट के क्या आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो? रियल एंड एपरेंट, सर्वेंट एंड मास्टर। याद कीजिए राजू का एग्जाम्पल मैंने दिया था। टीचर एंड स्टूडेंट, वैसे हमारे केस में उल्टा है, यू ऑल इन्फ्लुएंस मी, बट टीचर एंड स्टूडेंट। कल जाके अगर इंस्टीट्यूट पूछती है, टीचर ने से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को स्कूल में आते हुए एक बड़ी अच्छी से गाड़ी में आते हुए देखा और टीचर का मन आ गया उस गाड़ी के ऊपर,
तो बच्चे से कहा अगर तू चाहता है ये स्टैंडर्ड तू क्लियर करे, ये गाड़ी अपने पापा को बोल दे 1 लाख में मुझे ट्रांसफ़र कर दे, और वो गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए। तो अब प्रेशर में आके अगर बच्चे ने पापा को कन्विंस कराया और गाड़ी बेचने लगा दिया, 20 लाख की गाड़ी 1 लाख में, मुझे बताओ क्या यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? टीचर ने अपने पोजीशन का गैर फायदा उठाया है। यहाँ पे रिलेशनशिप इज रियल और एपरेंट, है ना? ऑन द फेस हम कह सकते हैं कि मास्टर इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में है और उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके उस सर्वेंट को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए मजबूर किया। यहाँ पे प्रेशर फिजिकल नहीं है। हमने राजू को जान उसकी जान लेने की धमकी नहीं दी है, बट यहाँ पे प्रेशर कैसा है? मेंटल प्रेशर है। या तो रिलेशनशिप हो सकता है अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जैसे कि होता है इन केस ऑफ अ लॉयर एंड हिज क्लाइंट या डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, क्योंकि इनको अंदर की बहुत सारी बातें पता चलती है। अरे हाँ या ना? तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन इज दैट देयर विल बी एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप ऐसे कोई व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो जो मेंटली ना थोड़ा डिपेंडेंट है आप पे, जैसे कि बूढ़े पिताजी और यंगेस्ट सन। आपको पता है कि पिताजी फिजिकली और मेंटली अब वीक हो चुके हैं और वो आपको लुक करते हैं एज इस बुढ़ापे का सहारा, और आप इसी चीज का गैर फायदा उठाते हो और उनको कहते हो कि आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर लो। क्या तुम्हें याद है? तो देखो कुछ चीजें जरूरी है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, जिसमें से वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट इज नेसेसरी इज दैट द पार्टीज शैल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद ईच अदर। The parties should have some sort of relationship with each other. तो रिलेशनशिप का होना जरूरी है, जो कोअर्शन के केस में नेसेसरी नहीं था। कोअर्शन कुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और सम थर्ड पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोअर्शन इज एक्सरसाइज्ड कंपल्सरी बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ओनली। यस और नो गाइस? एडवांटेज आपका होना चाहिए टू मतलब ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। सो बेसिकली जस्ट बिकॉज मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता, या हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि मैंने अपनी पोजीशन का गैरफायदा उठाया। अगर हमारा कोई काइंड ऑफ रिलेशनशिप है जहां पे आई एम इन अ पोजिशन टू डोमिनेट योर विल एंड आई एम टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट पोजिशन, तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा। हर टीचर और स्टूडेंट के केस में, हर डॉक्टर और पेशेंट के केस में, हर लॉयर और क्लाइंट के केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस अट्रैक्ट नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप है, आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो और आपने आपकी पोजीशन का गैर फायदा उठाया है तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट होता है। हो कि नहीं? कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिफरेंशिएशन यू विल हैव टू रीड इट एज होमवर्क। समय मिला तो मैं तो कहूँगी आप लिख के भी आ जाना एनी 5 पॉइंट्स। वैसे तो क्लास के वक्त मैंने होमवर्क के लिए दिया था, प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टू फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड इंटेंशनल है या इनोसेंटली किया गया है? मतलब जानबूझ के क्या आप झूठ बोल रहे हो? आपको पता था जो आप बोल रहे हो वो झूठ है, फिर भी क्या आपने झूठ बोला है? या तो आपने झूठ बोला है या तो आपकी जिम्मेदारी थी सच बोलना और आप चुप रहते हो। आपकी जिम्मेदारी थी बोलना और आप चुप रहते हो, तब भी फ्रॉड माना जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है आपने आधा सच बोला है। मत हाफ ट्रूथ टोल्ड इज इक्विवेलेंट टू ब्लेटेंट लाई। आधा सच बोलना भी झूठ के बराबर ही होता है, हाँ है ना? तो दैट वुड अमाउंट टू अ फ्रॉड। आपको पता है जो भी आप कर रहे हो गलत कर रहे हो और आपका इंटेंशन ही वाहियात है,
आप गलत करना ही चाहते हो वो दूसरे व्यक्ति के साथ, तभी उसी को कहा जाएगा एज अ फ्रॉड। क्या बोलते हैं उसको? सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉड में आपने दूसरे व्यक्ति को कुछ फैक्ट्स बोले, ये फैक्ट्स या तो झूठे हैं, या तो आधा ही सच है, या तो कभी कभार जब आपकी जिम्मेदारी रहती है बोलना और आप चुप रहते हो, दैट टाइम योर साइलेंस विल ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। और लॉ मेकर्स ने 5 केसेस स्पेसिफिकली एक्ट में बताए हैं जहां पे आपकी जिम्मेदारी बोलना होता है। इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड इफ यू रिमेन साइलेंट, योर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। सबसे पहला फिड्यूशरी रिलेशनशिप कौन सा है? अगर आपका किसी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, मतलब इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड इफ यू रिमेन साइलेंट, दिस साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। मैंने इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक भी बोली थी ना। फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप शेयर करने से मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद फैमिली, फैमिली के बाद आप इंश्योरेंस लेते हो। सो रिलेशनशिप इज फॉर फिड्यूशरी रिलेशनशिप, शेयर इज फॉर शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड शेखर एंड रोहन। ओके, वेरी गुड संस्कार, अंकिता, फुहिरा। चलो, शेयर इज फॉर शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप प्रोस्पेक्टस भी इशू करते हो, जब आप पब्लिक के पास जाते हो ताकि वो शेयर्स के लिए अप्लाई करे और आप उनको शेयर्स का अलॉटमेंट दो, उस समय पे भी माय डियर फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखते हो वो सच होना चाहिए और सच के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यस और नो गाइस? रिलेशनशिप शेयर करने से मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। 5 पॉइंट्स बताओ तो कौन से है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योर। वापस से बोलो, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योर। इन सभी केसेस में आपकी जिम्मेदारी होता है बोलना, और अगर आप चुप रहते हो देन योर साइलेंस विल बी इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आपने बहुत सारे फैक्ट्स बोले हैं, बट जब आपने ये फैक्ट्स बोले हैं आपको लगा ये सच है, मतलब बेसिकली आपसे झूठ बोला गया है, बट ये जो आपने झूठ बोला है वो इनोसेंटली बोला है, जानबूझ के आपने ये झूठ नहीं बोला है, उसी को कहते हैं एज मिस रिप्रेजेंटेशन। बट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे फ्रॉड है ये चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्या झूठी बातों को सच समझते हुए दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? यस, और इसीलिए कहा गया है दोनों भी केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अगर पार्टी चाहे वो एक्शन लेके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है, बट अगर पार्टी चुप रहती है द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? वंडरफुल। So any contract that is entered under coercion, undue influence, fraud or misrepresentation will be voidable at the option of the party. तो अगर पार्टी ने चाहा, अग्रीव पार्टी ने चाहा, सिर्फ अग्रीव पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकती है? वॉइड। और अगर वो चुप रहती है द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक कहाँ है? हाँ वही मैं सोच रही हूँ, कहाँ है मिस्टेक? 2 टाइप की हो सकती है,
mistake of law and mistake of fact. अगर mistake of Indian law है, so ignorance of Indian law is no excuse at. कुछ याद है या नहीं? मतलब आप ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था इंडियन लॉ क्या कहता है. आपकी जिम्मेदारी है दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट द इंडियन लॉ टॉक्स अबाउट. कल जाके अगर आपने इनोसेंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, ये बोलते हो अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि कोकेन में डील नहीं कर सकते हैं, मेरे को लगा ड्रग्स में डील करना वैलिड है. कितने सारे कंट्रीज में, एम्स्टरडेम में तो ड्रग्स जाते ही है, तो क्या मेरे को लगा नहीं नहीं अलाउड है, मैंने डील कर लिया. तो यहाँ पे क्या आपकी बातों को माना जाएगा? नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आके आपसे गले मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ इज नो एक्सक्यूज दैट. तो आप कल जाके गुजरात में शराब की दुकान नहीं खोल सकते हो? खोल सकते हो क्या? नहीं खोल सकते हो. वाई? बिकॉज डीलिंग इन अल्कोहल इज बैंड अकॉर्डिंग टू द गुजरात स्टेट लॉज एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट द इंडियन लॉज. हाँ है ना? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सब्जेक्ट मैटर या फैक्ट को समझने में ही अगर मिस्टेक हो गई, मिस्टेक रिलेटिंग टू क्वालिटी, क्वांटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड. अरे हाँ है ना? जैसे कि हमने वो जो गुड्स थे जो शिप से आ रहे थे उसका कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले ही शिप डूब चुकी थी. सो देयर वाज अ मिस्टेक अबाउट द फैक्ट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड्स. अरे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है. कैसा है? वॉइड एब इनिशियो. इट कैन नॉट बी वैलिड. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो गुड्स को बेचने का और खरीदने का आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो गुड्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके थे. हाँ या ना? सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर, बोलो ना, वॉइड एब इनिशियो. इसमें भी बायलैटरल मिस्टेक होता है और यूनिलैटरल मिस्टेक होता है. बायलैटरल मतलब दोनों भी पार्टी से समझने में गलती हो गई है. ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो थे, दोनों भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज से गलत हो गया है. किसी फैक्ट को समझना, क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, तब उस केस में माय डियर फ्रेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो. बट यूनिलैटरल मिस्टेक भी हो सकता है. आपको लगा वो एफसी रोड की दुकान पे वो जो मोती का नेकलेस है वो रियल मोती का हार है, बट रियलिटी में वो आर्टिफिशियल था. आपकी गलती है, तो अब हम की सजा भुगते. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपको शक हो रहा था कि 1000 में कैसे असली मोतियों का हार मिल गया, तो आपको पूछना चाहिए था ना. आपने नहीं पूछा, यू एक्टेड ओवर स्मार्ट, सो नाउ ओवर स्मार्ट की सजा भुगतो. The contract will remain to be a valid contract. हाँ या ना? तो देखो, दो चीजें हो गई है इस चैप्टर की. दो चीजें हो गई है. फर्स्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द पार्टी शुड हैव द, अरे बोलो ना, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कब माना जाएगा दैट यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन यू आर मेजर साउंड माइंड. So who cannot enter into a contract? Minor, unsound mind and people disqualified by law. साथ ही साथ आपका कंसेंट फ्री होना जरूरी. कंसेंट में सबसे पहली बात तो देयर शुड बी कंसेंसस एट इडियम, एंड अलोंग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर शुड बी फ्री कंसेंट. कंसेंट के साथ साथ देयर शुड बी फ्री कंसेंट. सो कंसेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय. अब तीसरा हिस्सा इस चैप्टर का टॉक्स अबाउट लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन. कल हमने किया था, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिट. लैटिन वर्ड क्या है? क्यूर, क्विड प्रो क्योर. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है?
नो कंसिडरेशन, बट उसके साथ साथ आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है। कंसिडरेशन तो लॉफुल होना जरूरी है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, वो भी लॉफुल होना जरूरी। लॉफुल मतलब इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, it should not be something that is forbidden by law, it should not be something which is causing injury to some person or the property of some other person। कल जाके आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया कि मैम की ये जो चार्ट बुक है उसको कॉपी कर लेते हैं और अपने नाम पे छाप के बेचना चालू कर देते हैं, क्या ये होगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माय ट्रेडमार्क? कॉपीराइट को क्या इन्फ्रिंज किया है? और यही कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या आप मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो? मतलब क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव लॉफुल है या अनलॉफुल है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। आपका कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑल्सो नॉट बी ऑपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, इट शैल नॉट बी ऑपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अब देखो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले। सबसे पहली बात तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बोलो तो, और इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। क्या वॉइस में मिसमैच है? प्लीज बताओ। कोई बच्चा अचानक से बीच में आ जाता है और कहता है वॉइस में मिसमैच है। नो मैम, और उसने आगे भी लिखा है आई एम नॉट स्पैमिंग मैम। देखो कैसे करने का भी। देखो जतिन गर्ग नॉट अ स्पैमर बट वॉइस मिसमैच। और अभी बच्चों को पूछा वॉइस मिसमैच हो रही तो सब लोग कह रहे हैं नो, नॉर्मली है। क्या करना चाहिए? मतलब कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का इस बच्चे का। हो सकता है उसका कनेक्टिविटी इशू हो ना, कभी कभार बच्चों के साइड से भी कनेक्टिविटी इशू होता है। क्या हुआ? क्या करना चाहिए? डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। चलो लिंक टूट जाती है फिर क्लास की। जतिन आपके साइड से कुछ कनेक्टिविटी इशू है, प्लीज चेक योर इंटरनेट। एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड। एक बार मैं ही खुद चेक कर लेती हूँ इतना पूछने के बदले। एक बार मैं ही खुद चेक कर लेती हूँ इतना पूछने के बदले। एक बार मैं ही खुद चेक कर लेती हूँ इतना पूछने के बदले। एक सेकंड का है लैग, एक सेकंड का है थोड़ा सा लैग। ठीक है, मैनेजेबल आई थिंक, बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल। कैसे हो सकता है? एक बार प्रसाद से बात कर लो। चलो बहुत बढ़ना है आगे हमें जिंदगी में। चलो है ना थोड़ा सा सेकंड, एक सेकंड का है बस, इतना नहीं फर्क पड़ता। स्ट्रीमिंग बंद करके वापस चालू करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट या 1 सेकेंड? नहीं छोड़, रहने दे रहने दे, और कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा जो है आई थिंक दैट इज मैनेजेबल, तो उतना मैनेज कर लो बेटा। ओके देखो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस क्या है? बराबर है या नहीं है? बराबर है ना, ठीक है। विच हैपेंस बिफोर द केस इज फाइल्ड? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एंड विच हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम द केस वॉज फाइल्ड? इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। जैसे कि जज को कंसिडरेशन फीस देना, टू कंसिडर योर केस,
तो ये ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल होता है और ऑब्वियसली उसका इफेक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। ट्रेडिंग विथ एनिमी, कल जाके अगर हमने किसी कंट्री को हमारा एनिमी कंट्री माना है, यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट विथ सच पीपल ऑफ दैट कंट्री। अगर आपने किया, देशद्रोही हो आप, ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लीगली एनफोर्सेबल, विल बी वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, मेंटेनेंस एंड शैम्फर्टी, कल जाके अगर आपने किसी दोस्त को मदद की है, ओके, सो दैट ही कुड फाइल अ केस अगेंस्ट अ पर्सन जिसने उसके साथ गलत किया है, मतलब केस बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, बोनाफाइड मतलब क्या? तो आपके दोस्त के साथ किसी ने कुछ गलत किया है और वो आपसे मदद मांगने आया है और अब आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो, बट आप भी एकदम प्रॉपर बिजनेसमैन हो, कहते हो मैं तेरी मदद करूँगा, बट वो केस फाइल करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी तुझे मिलेगी ना, उसका 10% मुझे दे देना। वैसे भी तू तो केस फाइल नहीं करने वाला था, तूने तो हार मान ही ली थी, तो तेरे लिए तो 100% प्रॉपर्टी का लॉस है। बट अब अगर मैं तेरी मदद करता हूं और तू ये केस फाइल करता है, जो भी तुझे वापस से तेरी प्रॉपर्टी मिल जाती है जो तुझे मिलनी चाहिए जेन्युइनली, बोनाफाइड केस है, उसका 10% हिस्सा तू मुझे दे दे। इसको कहते हैं एज शैम्फर्टी। क्या कहते हैं? शैम्फर्टी। और मेंटेनेंस इज वेरी सिंपल, जहां पे आप बस आपकी दोस्त की मदद कर रहे हो सो दैट ही कुड मेंटेन अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने उसके साथ गलत किया है। आप वापस से इन रिटर्न कुछ नहीं मांग रहे हो। मेंटेनेंस एंड शैम्फर्टी आर वैलिड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ if the case is a bona fide case, but अगर केस मैलाफाइड केस है तो उस केस में yes, both maintenance and शैम्फर्टी are opposed to public policy and void ab initio. Agreements which are tending to create a monopoly, कोक एंड पेप्सी एक हो गए, बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड्स एक हो गए। अब ऐसे केस में आपने ऐसा कोई अग्रीमेंट किया है जिससे क्या हुआ है? मोनोपोली क्रिएट हुई है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। आप कह रहे हो आपके दोस्त को कि मैं तेरी सेटिंग करवा लेता हूँ और उसके बदले में तू मुझे कुछ पैसे दे, तो क्या ये मतलब क्या कर रहे हो आप? क्या सोच है आपकी इतनी गंदी? ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, हर एक फ्रेंड कमीना होता है वैसे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। ओके, यहाँ पे लाइक यू आर काइंड ऑफ ना, ब्रोकर, जहां पे आप एक इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट कर रहे हो, इसके बिहाफ पे उसको बोल रहे हो, उसके बिहाफ पे इसको बोल रहे हो, ये सब बातें अलाउड नहीं है। एंड लास्ट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। किसी चीज करने का अगर आपको ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, उसी चीज को करने के लिए आप कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। वो हमारा कंसिडरेशन के चैप्टर में भी हुआ था। तो एफआईआर का एग्जाम्पल मैंने कल के रिवीजन लेक्चर में बताया था, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर एफआईआर के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी अगर पुलिस ऑफिसर को पैसे दे रही है, ही कैन नॉट आस्क एनी फीस ओवर एंड अबव दैट टू डू द सेम थिंग। दैट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, void ab initio। ओके, और आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा है void agreements। हमने यूनिट 1 में भी देखा था, there are certain agreements which are expressly declared as void। there are certain agreements which are expressly declared as void। so कौन से है वो agreements? सबसे पहली बात तो agreement in restraint of
ऑब्वियसली एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर मैरिज, अभी तो मैरिज के लॉज भी चेंज हो चुके हैं इंडिया में, क्या आपको पता है? नाउ द मिनिमम मैरिज एज वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल इज 21 ईयर्स ऑफ एज। अभी आप 21 के पहले शादी नहीं कर सकते। I don't know why I am against this rule. Why I will tell you, क्योंकि वैसे भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग सिटीज, बट अगर हम पुणे को नहीं, इंडिया को एज अ होल देखते हैं, बहुत सारे छोटे विलेजेस है और 2 टायर सिटीज होती है जहाँ पे वैसे भी 18 के पहले ही शादी करवाते थे, और अब 21 करने की वजह से क्या हो जाएगा ना, और लॉ टूटेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है लॉ का सिस्टम, जो मैंने देखा है। जैसे रेती होती है, सैंड होता है, आप अगर सैंड को हाथ में लेते हो और जितनी मुट्ठी आप टाइट बंद करोगे उतनी रेती गिरेगी, वैसा ही लॉ का होता है। आप जितना ऐसे टाइट करने की कोशिश करोगे ना उतना लॉ टूटेगा, आप जितना इनफैक्ट फ्रीडम दोगे ना उतना लॉ फॉलो होगा। ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, ऐसे मैं रियलाइज करती हूँ, और ऐसे ही मेरा एटीट्यूड भी होता है टूवर्ड्स इवन माई, मतलब जियाना के तरफ भी एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। जितना आप स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करोगे ना उतना फिर बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल है वो ये सोचता है कि कैसे मैं उसको तोड़ूं, उल्टा दिमाग चालू हो जाएगा उसका, विच इज़ नॉट गुड। और फिर ये स्कैंडल्स वगैरह भी आप देखते हो तो फिर वो उसी का नतीजा है। एंड देन वी सी एंड वी रियलाइज कि अरे कितने लोग इतने गहरे कांड कर रहे हैं विच वी कैनॉट इवन थिंक। इनफैक्ट अभी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी मुझे वो फील होता है कि आप इतना टैक्स, अगर आप नाउ वी आर वर्किंग एज अ कंपनी, नाउ वी आर रियलाइजिंग कि एक तो जो भी रिसीट्स है, मतलब समझ लो आप जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का 30% जो रहता है वो जीएसटी भर दो आप, फिर उसके बाद आप इनकम टैक्स भर दो, फिर आप ये टैक्स कॉर्पोरेट का टैक्स भरो आप, मतलब टैक्स में ही इतना पैसा चले जाता है। जीएसटी का हर महीने आपका इनकम टैक्स फ्लैट 30% इज़ फॉर कॉर्पोरेट। तो सपोज अगर इनकम हमारी 100 रुपये की हुई है, 30 रुपीज़ तो हमारा चले जाता है इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में अलग चले जाता है, फिर उसके बाद जो है जीएसटी का अलग चले जाता है, तो बचता ही नहीं है कुछ हाथ में। इतने सारे टैक्स इज़ फॉर कॉर्पोरेट्स। तो फिर लोग क्या करने लग जाते हैं, ऑब्वियसली चोरी करना चालू कर देंगे, टैक्स इवेजन करेंगे। अगर आप टैक्स का रेट कम करोगे ना, मुझे लगता है पब्लिक खुद हो के वॉलंटरली आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक को भी चैन की नींद चाहिए। देखो कहीं ना कहीं अगर हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हमें चैन की नींद तो नहीं आ रही है बहुत। अगर आप देखोगे, ठीक है चलो प्रोफेशनल्स जो है वो तो एटलीस्ट लॉ जानते हैं तो वो डर के मारे टैक्स दे देते हैं, बट आई एम टेलिंग यू प्रोफेशनल से ज़्यादा इंडिया में बिजनेसमैन है। किराना की दुकान है, नॉर्मल जूतों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है। अरे ये बंदा बिजनेस करेगा या टैक्स भरेगा? और उसको लगता है कि उसने छोटे से बड़ा बिजनेस को बनाया है, अपने बच्चे की तरह अगर उसको पाला है, बढ़ाया है, तो कुछ तो उसके हाथों में आना चाहिए ना। तो वो क्या करने लग जाते हैं, फिर थोड़ी इनकम कम दिखाने लग जाते हैं, कुछ प्लानिंग या इवेजन करना चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी मन में डर है, कहीं ना कहीं उसको भी मन में डर है कि भाई अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो फिर बैंड बच जाएगी मेरी, मतलब 300% तक भी टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी फॉर इवेजन। तो वो भी चाहता है कि वो अपनी इनकम बताए और टैक्स दे, बट इतने स्ट्रिक्ट रूल्स अगर आप कर दोगे तो वो बंदा क्या करेगा बेचारा। मेरा ऐसा ओपिनियन है, हो सकता है वो गलत है, कि अगर आप लिबरल कर दो ऑटोमेटिकली लोग वॉलेंटरीली अपनी सच्ची इनकम बताना चालू कर देंगे और उस पर वो कम % टैक्स का देंगे। गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा टैक्स का, क्योंकि अभी कितने लिमिटेड एसएससीज है, आप काउंट कर लो कितने लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बट उतने लोग आ नहीं रहे हैं अंडर द परव्यू ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दैट इज फॉर दिस रीजन। आप ऑटोमेटिकली टैक्स के रेट को कम करो, एसएससीज बढ़ जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे आएगा और गवर्नमेंट को जितना पहले मिल रहा था उतना ही मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है। और ये जो कर रहे हैं ना, वो 21 एज कर दिया, उससे वही होने वाला है। और फिर मेंटालिटी ये हो जाएगी कि गवर्नमेंट लॉ पे लॉ बना रहा है, बट जिनको लॉ को तोड़ना है वो तो तोड़ ही रहे हैं। सिस्टम का जो फेथ है वो कम हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडुकेटेड, मतलब जैसे पुणे जैसे शहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं।
पुणे जैसे शहर में, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली में, वैसे भी लड़कियों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, वो एजुकेशन में भी इन्वॉल्व रहती है और उनकी शादी 21 के बाद वैसे ही होती है, वैसे ही होती है। तो 18 से वैसे भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर 18 पे वो एलिजिबल भी हो जाती है, दे विल नॉट गेट मैरिड। ये लोग 18 साल के हैं, क्या आप शादी कर लोगे? नहीं। वैसे भी आप नहीं करते थे, करोगे? नहीं करोगे, नहीं करेंगे। अरे बड़े शहरों में फर्क भी नहीं पड़ता था 18 की लिमिट से, क्योंकि वैसे भी 18 की लिमिट है ना, उनको पता है कि उनको उनका एजुकेशन करना है, उसके बाद ही शादी करनी है। प्रॉब्लम था वो 2 टायर और 3 टायर शहरों का और गांवों का, और आप 21 करके अभी तो ये और रूल ब्रेक करेंगे, और फिर चैलेंज इस पे आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया और अब ज्यादा लोग रूल को तोड़ रहे हैं। बट ठीक है, अभी देखो हर एक पर्सन का अपना ओपिनियन रहता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। शायद लॉ मेकर्स ज्यादा प्रोफेशनल हो गए, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी होगी और उस हिसाब से उन्होंने बनाया होगा, बट आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट ओपिनियन, क्योंकि वैसे भी आई नो इन द बिग सिटीज आई डोंट थिंक सो द गर्ल्स गेट मैरिड एट 18. They know when they want to get married and they get married at that age only. आप क्या 18 से 21 पे ला दोगे, उसके वजह से ऐसा नहीं होगा कि अरे लड़की ने 21 पे शादी की है. That I think a matter of concern was more towards the villages and the 2 tier and 3 tier cities. और अब तो और भी ज़्यादा लॉ ब्रेक किया जाएगा, which is overall not a good thing for the country. तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं. हर एक का ओपिनियन होता है, एंड इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है. मे बी आई डोंट नो, जिन्होंने ये कानून बनाया है वो कुछ डिफरेंट ओपिनियन के हैं. मैं उससे एसोसिएटेड भी आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. ये तो मैंने ऊपर ऊपर से अंदाज दिया है. ये जो इंडिया में रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, आप अगर बोल रहे हो लड़की को 21 साल तक आप शादी मत करो, तो पता नहीं यार, अभी फिर लिव इन रिलेशनशिप्स शायद बढ़ेंगे, रेप केसेस बढ़ेंगे, यही सब होने वाला है यार. एंड फाइनली कहाँ जा रहा है फिर हमारा कल्चर ही एट अ टॉस है ना. उससे तो बेटर है अगर कोई विलेज में चलो 18 पे लड़की की शादी हो रही, लड़की को प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले को प्रॉब्लम नहीं है, लड़की को प्रॉब्लम नहीं है, सो वी शुड अलाउ दैट ना. वाई यू आर एक्सटेंडिंग इट टू 21? फिर ऑब्वियसली बात है, फिर होने ही वाला है, रेप केसेस बढ़ने ही वाले हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ने ही वाले हैं. सो व्हाट आर वी फाइनली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर इंडियन कल्चर, जिसपे वी शुड एक्चुअली फील प्राउड, वो हो ही नहीं रहा है. अब हम लोग धीरे धीरे फिर वेस्टर्न कल्चर ही तो अडॉप्ट कर रहे हैं ना. एक साइड से हम गाली देते हैं वेस्टर्न कल्चर को, बट फिर अभी हमारा सिस्टम भी तो सपोर्ट में होना चाहिए. अगर सिस्टम ऐसा होता रहेगा, कहाँ पे ये सारी चीज़ें होने वाली है. हाँ ठीक है, 18 से कम के लिए इवन आई एम नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि गर्ल भी इतनी मैच्योर नहीं रहती. बट 21 आई डोंट नो यार. चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं. रिसेंटली ही चेंज हुआ है ये, 6-7 महीने पहले. इट्स ओके, एवरीवन हैज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच. ये मेरा ओपिनियन था. मैंने कहा हो सकता है लॉ मेकर ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनका विजन ज़्यादा बेटर रहेगा, बट दिस इज माई विजन. एंड ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्रेस नहीं करोगी तो किसको करोगे. इट्स ओके. चलो आ जाइए. तो ये मैरिज की बात इससे निकली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैरिज लॉज इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट मैरिड, तो ऐसे केस में आप अगर किसी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो जो एलिजिबल नहीं है शादी करने के लिए, तब वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है. अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो शादी करने से, अगर उसका एज क्राइटेरिया नहीं फिट है, तो वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है. अदरवाइज इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू गेट मैरिड, यू कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग मैरिड. अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी अग्रीमेंट के तहत रिस्ट्रिक्ट करते हो शादी करने से, देन सच a restriction is void ab initio. It's not valid in the eyes of law. Similarly, every person is free to choose any trade, profession or occupation. आप किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते वो ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन करने से जो उसकी चाहत है.
ही कैन डू एनीथिंग दैट ही विशेस टू. कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन. बट इसी जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन है. सेल ऑफ गुडविल, वेरी गुड, बट रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए. रीजनेबल लोकेशन एंड रीजनेबल समय. हाँ, even in the Indian Partnership Act, when a partner is a partner in the partnership firm, उस समय पे वो सेम बिजनेस नहीं कर सकता है और आउटगोइंग पार्टनर पे भी आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो. एंड अग्रीमेंट ऑफ सर्विसेज. सो मैंने आपको सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था. तो सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को कह सकता है कि 5 साल तक यू विल बी वर्किंग अंडर मी एंड एट दैट टाइम ऑफ 5 years आप अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते. सो सच अ सर्विस अग्रीमेंट विल बी वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. आप किसी को भी एब्सोल्युटली मतलब 100% रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट में जाने से. कोर्ट में जाना उस बंदे का जन्म सिद्ध अधिकार है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. बट हाँ, अगर आपने आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट किया है जहाँ पे आपने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम कोर्ट में ना जाते हुए आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, देन सच एन अग्रीमेंट इज वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. कोई भी अग्रीमेंट जिसके टर्म्स अनसर्टेन है, मतलब वेग है, it's not capable of being certain, is void ab initio. And a wagering agreement is also expressly declared as void. Wagering में आप gambling करते हो, betting करते हो और इसीलिए वो valid नहीं है. wager में क्या होता है? Each side, each party has a equal chance of winning and equal chance of losing. आपका intention सिर्फ पैसे कमाना है. So basically the only interest is the wagering amount. Actually क्या हो रहा है उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है. So such a wager is void ab initio. वेगर में वो लॉटरीज, लॉटरी भी वेगर होता है, वो void होता है. हाँ, बट बेटिंग जो होता है that is void but also illegal in the state of महाराष्ट्र एंड गुजरात. महाराष्ट्र और गुजरात में बेटिंग कैसा है? इलीगल. देखो, एवरी इलीगल अग्रीमेंट इज वॉइड. एवरी इलीगल अग्रीमेंट इज वॉइड बट नॉट एवरी वॉइड अग्रीमेंट इज इलीगल. तो वेगर जनरल रूल कहता है वॉइड है, बट अगर महाराष्ट्र और गुजरात है तो वो तो वॉइड के साथ साथ इलीगल भी है. हाँ या ना? इवन क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस जिसमें ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, एनी पर्सन विथ कॉमन सेंस कैन आंसर. फाइनल विनर तो लॉटरी पे ही आता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेगर. स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन जिसमें आपका इंटेंशन पहले से ही प्राइस को सेटल करना था, दैट इज अ वेगर. दैट इज अ वेगर. एंड हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस आर ऑल्सो अ वेगर. बट कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो वेगर जैसे लगते हैं बट रियलिटी में वो वेगर नहीं होता है, जैसे कि चिट फंड, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस लाइक KBC एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. वो वेगर जैसे लगते हैं बट दे आर नॉट वेगर्स एंड दे आर टोटली अलाउड इन द eyes of law. परफॉर्मेंस को रिवाइज करेंगे, उसी के बाद छोड़ूंगी मैं. कल के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर. फिर कल ब्रीच कर लेंगे और कॉन्टिंजेंट एंड कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेंगे. अच्छा, एक काम करते हैं, एक चार्ट तो एटलीस्ट रिवाइज करते हैं परफॉर्मेंस का. 3 चार्ट्स है ना, एक तो भी कर लेता है एटलीस्ट. सेकंड और थर्ड कल कर लेंगे.
फिर भी देखते देखते 3 दिन लग जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही। कल किया था, आज किया है और कल भी करेंगे, बट ठीक है। क्या हुआ? अच्छे से तो हो रहा है, हाँ वही, इससे तो मैंने कहा, बट ठीक है, समय गया तो गया। हाँ मैच नहीं है, ठीक है ना फिर। परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट एक चार्ट तो कर लो परफॉर्मेंस का, कर लो चलो। हाँ मैं तो बोल रही हूं, आ जाइए चलो। चलो आ जाइए। ओके, लेट्स एटलीस्ट डू। क्या हुआ? कौन ऐसे कर रहा है? सब्जी मंडी है क्या? छी यार, क्या है ये? आ जाइए। ओके, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दो टाइप का हो सकता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एंटीसिपेटेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जिसको जो करना था वो उसने कर दिया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को कभी टेंडर परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। आप कोशिश कर रहे हो परफॉर्मेंस की देने की, आप बार बार आपका परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हो, बट दूसरी पार्टी आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तब इस केस में अब आपको वापस से परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं, एंड द अदर पार्टी ऑल्सो कैन नॉट sue you for non-performance। हाँ या ना? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है? सबसे पहली बात तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अगर हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, क्या हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो? सो कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। कभी कभार अगर प्रॉमिसर को परफॉर्मेंस के लिए पॉसिबल नहीं होता, देखो यूजुअली प्रॉमिसर हिमसेल्फ व्हेन इट इज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रॉमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। पर्सनल नेचर का नहीं है, इवन द एजेंट और द एम्प्लॉय कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। किराना दुकान से आपने कुछ सामान मंगाया, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चालू हुआ है, आपने गेहूं चावल स्टोर किया है फॉर द कंप्लीट ईयर, तो आपने किराना की दुकान से ये सामान मंगाया। अरे दुकानदार का मालिक भेजे या उसका एम्प्लॉय भेजे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इवन द एजेंट और द एम्प्लॉय कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही पर्सनल नेचर का अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉमिसर की डेथ हो गई, इवन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। समटाइम्स द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ थर्ड पार्टी। जैसे कि आपको मुझे पैसे देने थे, आपने पैसे नहीं दिए, तो आपके दोस्त ने आपके बिहाफ पे मुझे पैसा दे दिया, तो अब ऐसे परफॉर्मेंस को मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। बट नाउ अगेन आई कैन नॉट स्यू यू फॉर नॉट गिविंग मी दैट मनी, क्योंकि अब मैंने ये परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लिया है। वॉट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स? एक से ज्यादा लोग जब जॉइंटली प्रॉमिस देते हैं, दे आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसर्स। उनकी लाइबिलिटी कैसे होती है? जॉइंट एंड सेवरल, दे आर लाइबल जॉइंटली एंड सेवरल इन एन इक्वल प्रपोर्शन। किसी एक की डेथ हो गई तो क्या होगा? उसका लीगल रिप्रेजेंट।
along with the survivors will jointly perform the promise. सभी की डेथ हो गई, सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली एंड सेवरली प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे. उसको क्या कहते हैं? डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. हाँ या ना? अच्छा, ये क्रेडिटर ने किसी एक को रिलीज किया, क्या सब रिलीज हो जाएंगे? बाकी लोगों को पूरा पैसा देना पड़ेगा. बट क्रेडिटर ने इसको रिलीज किया है, ये बंदा दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स के लिए रिलीज नहीं होगा. ही विल स्टिल बी लायबल टू द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स. यस और नो गाइस? अच्छा, जॉइंट प्रोमिसर क्या? तो जॉइंट प्रोमिस भी कर ही लेते हैं, क्योंकि उसी का उल्टा है. एक से ज्यादा लोगों को अगर आप प्रॉमिस देते हो टुगेदर, दे आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसेस. हाँ या ना? जॉइंट प्रोमिसी में से कोई भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है. किसी एक की डेथ हो गई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विथ अदर कैन डिमांड द परफॉर्मेंस. सभी जॉइंट प्रोमिसेस की डेथ हो गई, सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं. उसको कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स. हाँ या ना? सक्सेशन और असाइनमेंट सेम है या अलग अलग? कहां पे आप राइट्स और ड्यूटीज दोनों ट्रांसफर करते हो? सक्सेशन. कहां पे सिर्फ राइट्स असाइन, अच्छा, ट्रांसफर की जाती है? असाइनमेंट. यस और नो गाइस? अगर सक्सेशन हुआ है, एसेट्स भी जा रही है, लायबिलिटीज भी जा रही है. बट अगर लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, आप पर्सनली लायबल नहीं होते. आपको सिर्फ जितनी एसेट्स है उसको इस्तेमाल करते हुए प्रोपोर्शनेटली आप लायबिलिटीज को रीपे करोगे. हाँ या ना? प्रॉमिस और बार बार परफॉर्मेंस देने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, बट ये तो वो प्रॉमिस ही है जो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, द प्रॉमिसर विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम नाउ गिविंग द परफॉर्मेंस. इनफैक्ट प्रॉमिसी कैन नॉट स्यू the promisor for non-performance. But जब performance attempt किया है, it should be given at a reasonable time and a reasonable place, and it must be unconditional. Yes or no, guys? प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस देने से रिफ्यूज कर दिया. याद कीजिए, वो सिंगर फ्राइडे और सैटरडे नाइट रेस्टोरेंट में गाने के लिए आता है. 3 महीने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था. 1 महीने आया, दूसरे महीने नहीं आया, तीसरे महीने वापस आ गया. अब हम या तो डिसाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए, या तो बाय आवर वर्ड्स और बाय आवर कंडक्ट वी कैन एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट. जो भी है, जो नॉन परफॉर्मेंस का महीना था उसके लिए हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. यस और नो गाइस? सो ईदर वी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और बाय आवर वर्ड्स or by our conduct we can show the interest in the continuance of the contract. जो भी हमने किया है does not make a difference. We can ask for damages in both the cases. हाँ या ना? तो चलो आज के लिए बस इतना ही. जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसेस हो चुका है. हाँ या ना? 2 चार्ट परफॉर्मेंस के बचे हैं और यूनिट 5 और 6 बचा है. एक बार जो आज किया है मैं 2 मिनट में रिवाइज करना चाहती हूँ, फिर ही छोड़ूंगी. आई डोंट वांट टू लीव यू ऑल ऐसे. क्या पिच अच्छी बात है? उल्टा मुझे पिच बोलना चाहिए. पिच बोल के चले जाना चाहिए क्लास से. मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप भी जानते हो. उसका ही गैर फायदा उठाते हो आप. इसलिए मैंने कहा आपके और मेरे केस में उल्टा है. चलो मुझे बताओ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? कब आप में कैपेसिटी होगी? मेजर साउंड. अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? बट माइनर को सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है. मेजर बनने के बाद क्या रैटिफिकेशन पॉसिबल है? क्या माइनर एजेंट हो सकता है? क्या आप माइनर के साथ जॉइंट प्रॉमिस दे सकते हो? क्या माइनर ने अगर कोई टॉट किया है, क्या वो लायबल हो सकता है?
क्या माइनर के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? अगर शेयर्स फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स है तो। अगर पर्सन परमानेंटली अनसाउंड माइंड है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? अगर टेम्परली साउंड है, टेम्परली अनसाउंड, कब कर सकता है? जब उसका माइंड साउंड है तब। क्या कॉन्विक्ट क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है? इंसॉल्वेंट पर्सन, एम्बेसडर्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए क्या फ्री कंसेंट होना जरूरी है? क्या कंसेंट होना जरूरी है? क्या कंसेंट फ्री होना जरूरी है? तो कंसेंसस एड इडियम होना जरूरी है। कब माना जाएगा आपका कंसेंट फ्री नहीं है? 5 केसेस बताओ। कहाँ पे फिजिकल प्रेशर है? मेंटल प्रेशर, जानबूझ के झूठ बोला है, गलती से झूठ बोला गया, मिस्टेक ऑफ लॉ की माफी मिलेगी क्या? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो रहेगा? बट मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब इट्स वॉइड एब इनिशियो। अगर बायलैटरल मिस्टेक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा? क्या कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है? क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल होना जरूरी है? कुछ कुछ अग्रीमेंट्स होती है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, ये सारी अग्रीमेंट्स भी वॉइड एब इनिशियो होती है, हाँ या ना? परफॉर्मेंस कौन करता है? फर्स्टली द प्रॉमिसर का एजेंट या एम्प्लॉय भी क्या कर सकता है? प्रॉमिसर के डेथ के केस में प्रॉमिसर के बिहाफ पे क्या थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस दे सकता है? और क्या जॉइंट प्रॉमिस भी हो सकता है? वेरी गुड, चलो बाकी का करेंगे हम कल। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय। काफी अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, कल भी जो बाकी का सिलेबस है उसको रिवाइज करके आना, तो और नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? कल हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।